वेलकम टू एजेसी। यहाँ का है बस एक रूल, कॉन्सेप्ट्स क्लियर, एग्जाम में जीरो फियर। दोस्तों, कल के लेक्चर के अंदर हमने आईसीए की शुरुआत करी थी, जिसके अंदर हमने बेसिकली क्या होता है आईसीए, उसके अंदर प्रॉमिस क्या है, ऑफर क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वो सारी बेसिक चीज़ें कुछ जानी थी। आज हम लोग एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट्स थोड़ा बहुत जानेंगे, क्योंकि पिछले लेक्चर में कवर हो चुका था, तो इसलिए हम लोग सिर्फ इसका रिवीजन करने वाले हैं। और उसके बाद वाला जो टॉपिक है वो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को इस लेक्चर के अंदर बहुत मजा आने वाला है, ये मेरी गारंटी है। चलिए शुरुआत करेंगे। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो सेक्शन 10 में लिखा हुआ है CFANOC, 6 पॉइंट लिखे हुए हैं। कितने लिखे हुए हैं? 6 पॉइंट। कौन से सेक्शन में लिखे हुए हैं? सेक्शन 10। सबसे पहला सी, जो कल मैंने आपको बताया था, पार्टी कैपेबल होनी चाहिए। कैपेबल किसे कहते हैं? जो बच्चा नहीं हो, जो दारू नहीं पिया हुआ हो, ठीक है, जिसको कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई नहीं किया हो, इन लोगों को कैपेबल ही, भाई ये कैपेबल नहीं है, बाकी सब कैपेबल है। कितने साल का है? 18 की। ये कैपेबल है? हाँ, ये 18 का है, पहला पॉइंट। दूसरा, दारू पिया हुआ तू? नहीं। पागल वागल है? नहीं। तेरे को कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई किया है, मतलब ये बंदा कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, वैलिड है। दूसरा नंबर पॉइंट, एफ का मतलब फ्री कंसेंट। कल मैंने आपको बताया था। बोल, करेगा नहीं करेगा? बोल, जल्दी बोल। साइन करेगा? तब ये बेचारा क्या है, डरा हुआ है, जबरदस्ती इसको साइन करना पड़ेगा, तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे वैलिड होगा? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने उसको पकड़ा, क्या नाम है? आशीष। आशीष को मैंने ऐसे पकड़ा, बोल आशीष, अगर तूने हाँ नहीं बोला गोली ठोक दूंगा तेरे को। अब ये देना चाहता है अपनी जमीन मेरे को, मन से तो नहीं देना चाहता, बट क्या करे, डरा हुआ है बेचारे को, देने पड़ेगी। फ्री कंसेंट नहीं है इसका। ठीक है। ए का मतलब होता है बेटा एग्रीमेंट। क्या होता है? एग्रीमेंट। मैंने कल आपको सेक्शन 2 सब सेक्शन ई के अंदर बताया था एग्रीमेंट। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज नोन एज एग्रीमेंट। कल बताया था, उम्मीद करता हूं याद होना चाहिए। तो एग्रीमेंट होना आवश्यक है। कल मैंने एक चीज और बताई थी, क्या सारी सगाई जरूरी है कि कन्वर्ट हो जाएगी शादियों के अंदर? सारी सगाई शादी में कन्वर्ट होती है, लेकिन सारी शादियां हुई है, इसका मतलब सगाई तो हुई होगी। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट अगर हुआ है तो एग्रीमेंट तो कंफर्म हुआ ही होगा, लेकिन एग्रीमेंट है तो कॉन्ट्रैक्ट जरूरी नहीं है। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट है इसके अंदर? चलिए आगे बढ़ेंगे। CFA, एन का मतलब जिसको वॉइड कहीं पे बोला नहीं गया हो। अगर वॉइड बोला हुआ है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। वॉइड कहीं पे बोला हुआ नहीं हो, इतना याद रखना है। ओ का मतलब ऑब्जेक्ट लीगल होना चाहिए। मैंने फॉर एग्जांपल के तौर पे, क्या नाम है, मीरा को बोला, मीरा मिस्टर एक्स को टपकाने का है, तुम्हारी गैंग लेके जाओ, उसको शूट कर दो, 50 लाख रुपए दूंगा। मीरा ने बोला ओके, कोई दिक्कत नहीं, कर देंगे सर, लाओ 50 लाख रुपए। मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे सही है, मैं तो किसी को इलीगल काम कराने के लिए एक तरह से बोल रहा हूँ। ऑब्जेक्ट सही नहीं है मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए ऑब्जेक्ट सही होना चाहिए। मैंने बोला मीरा जी क्या आप मेरी गाड़ी खरीदेंगे? मीरा जी ने बोला यस खरीद लेंगे, क्यों नहीं खरीदेंगे, कितने में देना है? मैंने कहा 2 लाख में दे देंगे आपको। बोले ओके चलेगा। ऑब्जेक्ट लीगल है, कंसिडरेशन लीगल है, कोई भी प्रकार का डराना धमकाना कुछ भी नहीं है, वैलिड है। सी से होता है कंसिडरेशन, कुछ तो बदले में चाहिए। आज मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं तुमसे कुछ पैसा ले रहा हूँ? नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये चलेगा? नहीं चलेगा। तुमको अच्छा लगेगा बिना पैसे दिए हुए पढ़ के? बोले सर हमको तो लगेगा, लेकिन आपको नहीं अच्छा लगेगा। ठीक है, सो बिना पैसे दिए तुमको अच्छा लगेगा? आंसर इज नो, मुझे भी खुशी नहीं मिलेगी। तो इसलिए कंसिडरेशन कुछ तो होना चाहिए। कंसिडरेशन मतलब रोकड़ा। गांधी जी होने जरूरी है। गांधी जी सबको प्रिय है, सबको प्रिय है गांधी जी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नोट पर। ठीक है, ऐसे भी प्रिय है भाई, ऐसे होने चाहिए। दूसरा FTPIC, तो F का मतलब क्या होता है? फॉर्मेलिटीज। कुछ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें फॉर्मेलिटी होनी कंपलसरी है। ये बाकी था कल या हो गया था ये भी? ठीक है। F का मतलब फॉर्मेलिटी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन जमीन खरीद के आते हैं, क्या करते हैं? जमीन खरीदते हैं। ओरली खरीद सकते हैं क्या? नीलेश भाई क्या तुम आपको मेरे को ओरली जमीन बेच दो अपनी, मैंने पैसा दे दिया, मेरे को इसको चलेगा ओरली? ओरली चलेगा? मेरे को चलेगा ओरली? कल को ये मैं मुकर गया या मैं मुकर गया, कुछ है उखाड़ सकता है मेरा? कुछ नहीं कर पाएगा। तो सिंपल पॉइंट है यहाँ पर कि पार्टीज 2 होनी जरूरी, सॉरी फॉर्मेलिटी कहता है रिटर्न होना जरूरी है, तो रिटर्न होना जरूरी है। इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न होना जरूरी है। इंश्योरेंस नहीं तो इंश्योरेंस कंपनी मुकर जाएगी, भाई तुमने कब साइन किया था,
मुझे तो पता ही नहीं है। ओरल का कोई माई बाप नहीं होता है, ओरल का कोई माँ बाप होता है? वो जमाना गया, मेरी जबान की वैल्यू है। अभी लोगों के जबान की वैल्यू नहीं रही है, बहुत कम लोग हैं जिनकी है। बाकी पहले का जमाना था, प्राण चला जाए बट वचन न जाए, है ना, वो जमाना था। तो अगला आता है फुल फॉर्मेलिटी, वो होनी जरूरी है। टी से होता है टू पार्टी, मिनिमम 2 पार्टी तो होनी चाहिए। अपने आप से तो कांटेक्ट करने से रहे, गाड़ी खरीदेगा, हाँ, कितने रुपए में खरीदेगा, हाँ, तो ऐसे थोड़ी चलेगा, 2 पार्टी तो होनी चाहिए ना यार। अभी अभी अपन को शादी करने का है, खुद से ही कर लो, फेरे ले ले तो खुद ही ऐसे गोल गोल घूम के, चलेगा? नहीं चलेगा। तो 2 जने होने जरूरी है। तो कांटेक्ट में भी 2 जने होने जरूरी है। दूसरा होता है पी से होता है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, पॉसिबल होना चाहिए, असंभव नहीं होना चाहिए, संभव होना चाहिए। ये सर असंभव क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैंने नीलेश कुमार को बोला, नीलेश निखिल, ये मेरा डाउट ही है, बचपन से डाउट रहा है, ठीक है। सो निखिल कुमार को मैंने बोला, निखिल भाई क्या तुम बिना इलेक्ट्रिसिटी इस पंखे को चला के बता सकते हो? ऐसे गोल गोल नहीं घुमाना, कंटिन्यू चलना चाहिए। ये गोल गोल घुमा देगा तो चली जाएगा ना। बिना इलेक्ट्रिसिटी, बिना पावर, बिना वायर, कुछ भी अटैच किए बिना, ये पंखा इधर पड़ा है मेरे हाथ में, दिख रहा है तुमको? पंखा दिख रहा है, अभी थोड़ी देर बाद दिखेगा सब कुछ, ठीक है। सो ये दिख रहा है, चलो बढ़िया। घुमा सकता है? नहीं घुमा सकता। मैंने नीलेश को बोला, मैंने कहा देख नीलेश, ये मुर्दा इंसान है, जिंदा करके दिखा इसको। बोले सर जिंदा हो जाएगा, चिंता मत करो, अपना डायरेक्ट सेटिंग है यमराज के साथ, यमराज भाई डायरेक्ट अपन को सेटिंग कर लेते हैं। बोले लेकिन ₹1 करोड़ लगेगा, ₹1 करोड़ कैश लगेगा। बोले 50 लाख मेरे को एक्चुअली ऊपर यमराज को पहुंचाना पड़ता है, बाकी अपना सेटिंग हो जाएगा। मैंने कहा 1 करोड़ का तो 2 करोड़ ले, लेकिन जिंदा करके दिखा। मैंने पूरा पैसा इसको दे भी दिया, पर ये जिंदा नहीं कर पाया, और पैसा दे भी ना, रिटर्न भी नहीं कर रहा है। मैं कोर्ट के पास गया, मैंने कहा कोर्ट देखो ये आदमी 1 नंबर का चोर है, पैसा ले लिया लेकिन काम नहीं कर रहा है। तो कोर्ट ने पूछा क्या काम का बोला था? मैंने कहा सर वो मुर्दा इंसान था, मर गया था इंसान। मैंने बोला जिंदा करके दिखाओ। तो कोर्ट बोलेगा बेटा तुम्हारा मानसिक संतुलन हिला हुआ है क्या? मैंने कहा नहीं। बोले मैं तो सही हूँ। बोले बेवकूफ़, तेरे में अक्ल नहीं है कि मुर्दा इंसान कभी जिंदा हुआ है क्या? कोई कितना भी बोले कि ये पॉसिबल है, बट तुम में तो अक्ल होनी चाहिए, ये पॉसिबल ही नहीं, तो तुमने कैसे मान लिया? तुमने कैसे मान लिया? गलती किसकी? तुम्हारी है। 2 करोड़ भूल जाओ, चल भागो, गया तुम्हारा पैसा, वॉइड है, ये पॉसिबल था ही नहीं। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, कल मैंने मैगी का एग्जांपल दिया था तुम लोगों को, मैंने भाई बहन का एग्जांपल दिया था तुम लोगों को, बाल्फर वर्सेस बाल्फर का एग्जांपल दिया था, केस लॉ है बाल्फर वर्सेस बाल्फर। उसमें यह बोला गया था, हस्बैंड ने अपनी वाइफ को बोला हर महीने मैं तुमको कुछ अमाउंट भेजता रहूँगा। हस्बैंड ने अपनी वाइफ को बोला मैं हर महीने तुमको कुछ अमाउंट भेजता रहूँगा, भेज ही नहीं पाया। वाइफ ने लेके केस ठोक दिया, ये तो गलत बात है, तुम भेज ही नहीं रहो, ज़बरदस्ती है। मैंने वाइफ को फॉर एग्जांपल बोल दिया, मेरी वाइफ को, ठीक है, दूसरों की नहीं, मेरी वाइफ को मैंने बोल दिया कि इस साल मैं तुमको घुमाने लेके जाऊंगा स्विट्जरलैंड। नहीं लेके गया, केस ठोक दिया। बोले सर देखो बात से मुकर गया, चलेगा? तुम्हारे भाई ने तुमको बोला मैं तुमको अगले साल आईफोन दिलाई दूंगा, नहीं दिलाया, तुमने केस ठोक दिया भाई के ऊपर। सर झूठ बोलता है, 1 नंबर का लुच्चा आदमी है, बोल के भी नहीं कर रहा है। कांटेक्ट हुआ था हमारे बीच में, तो सच साहब यही बोलेंगे बेटा तुम्हारे बीच में जो कांटेक्ट हुआ था ना, सोशल कांटेक्ट था, सोशल एग्रीमेंट था, वो कांटेक्ट तो था ही नहीं, सोशल एग्रीमेंट था, वो नहीं चलेगा। तो ऐसे करने लगा तो ऑलरेडी 3-4 करोड़ केसेस पेंडिंग है, ऐसे करने के तो 500 करोड़ केसेस पेंडिंग हो जाएंगे भारत में, रोज़ कोई ना कोई कुछ बोल देगा। अब मैंने तुमको मैं टीचर हूँ, मैंने तुमको बोल दिया बच्चे लोग कल मैं तुम सबको पार्टी दे दूंगा, तुम खुश हो गए, ये है सर पार्टी देंगे, ये अगले दिन आए, मैंने कहा चलो पढ़ाई करो, कोई पार्टी नहीं है। एकदम से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, तुमको आया गुस्सा, केस ठोक दिया सर के ऊपर, सर जज साहब इन्होंने बोला था पार्टी देने का, नहीं दे रहे। तो जज साहब तुम्हें क्या बोलेंगे पता है? निकल, पहली फुर्सत में निकल चल, क्योंकि भैया मेरा कोई बाध्य तोड़ी हूँ पार्टी देने के लिए, नहीं दी, कुछ नहीं हो सकता है, सोशल एग्रीमेंट होता है। तो बाल्फर वर्सेस बाल्फर का केस याद रखना। सी का मतलब होता है सर्टेनिटी ऑफ द मीनिंग, भाई वो सर्टेन हो, जो भी मीनिंग हो सर्टेन होना चाहिए। सर्टेन कैसा होता है? सर्टेन का मतलब होता है जिसका कोई निष्कर्ष निकलता हो, फिक्स हो। सर ऐसे कैसे एग्जांपल बोल रहे हो आप? देखो मैंने तुमको बोला मैं तुमको पढ़ा दूंगा, लाओ पैसा लाओ, तुमने पैसा भर दिया, क्या पढ़ा दूंगा वो तो पता ही नहीं, मैंने लेके ABCD पढ़ा दी, ABCDEFGH, लाओ 30,000 रुपये लाओ। तुमने बोला सर ये एक बात कहाँ हुई थी, तो मैंने कहा बात ही कहाँ हुई थी,
मैंने बोला पढ़ा दूंगा, तो दे दो। सर्टेनिटी था ही नहीं मीनिंग का, तो ना तुम जवाबदार ना मैं जवाबदार। मैंने तुमको बोला बाइक लेके आ जाना, बाइक खरीदना है, बोले हाँ खरीदना है। मैंने कहा लाओ 50,000 बाइक दे दूंगा। मैंने तुमको फॉर एग्जाम्पल छोटे बच्चों वाली बाइक आती हो दे दी, बाइक तो दी है ना, गलत कहाँ किया है? अब तुमको खुद को होना चाहिए कि बाइक का मॉडल तैयार होना चाहिए, कौन सी कंपनी है वो पता होना चाहिए, सब कुछ पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सिंपल गणित है। तो सर्टेनिटी होना चाहिए मीनिंग का। कभी भी अनसर्टेन कोई भी चीज़ का मीनिंग है तो कभी भी उसको फॉलो नहीं करने का। द मीनिंग शुड बी सर्टेन, द मीनिंग शुड बी सर्टेन, वेरी सिंपल। आगे बढ़े क्या? चलो अब आता है आज का नया टॉपिक। ये था कल का रिवीजन, अब मैं बढ़ रहा हूं आज के टॉपिक के साथ। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 2 सबसेक्शन एच, कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय द लॉ इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट। हर एग्रीमेंट जो कानून के अंदर वैलिड है, लीगल है, वो कॉन्ट्रैक्ट है। एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय द लॉ, जिसके ऊपर अपन केस ठोक सकते हैं, उसको क्या कहा जाता है? कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। ऐसा सेक्शन 2 में लिखा हुआ है, सब सेक्शन एच में। उसमें अगर बाई चांस, अगर बाई चांस अगर बाई चांस फॉर एग्जाम्पल के तौर पे समझ, वो 11 में से जो ऊपर पड़ा है ना, CFA, NOC और FTPIC, 11 में से एक भी नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है। 11 के 11 कंपलसरी है। तो ये सेक्शन 2 सबसेक्शन एच में बोला हुआ है, इफ एनी ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स इज मिसिंग द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स अ वॉइड एग्रीमेंट। नाउ कम्स द वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? आप लोग पढ़ रहे हो कानून, कानून के अंदर हर एक चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, डिटेल में घुसना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इतना आसान मत समझना लॉ को, ठीक है? वो जमाना अलग था सर, मेरे को थ्योरी बड़ा पसंद था, इको BST बहुत, वो जमाना था, वो गया। उससे तुम पैसा नहीं कमा सकते, तुम इससे पैसा कमा सकते हो, इसलिए बहुत डिटेल में घुस जाना इसके, और बहुत प्रेम से, बहुत प्यार से इसको पढ़ना, ठीक है? सब आता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 2 सबसेक्शन J। क्या लिखा हुआ है? A contract which ceases to be enforceable by the law becomes void when it ceases to be enforceable. What does it mean? Ceases का मतलब होता है आज से कानून के अंदर भी वैलिड नहीं है, सीज हो गया मतलब ये। समझो, ये पानी आ रहा था, यहाँ पे मैंने दीवार बना दी, ताड़, ये हो गया आज से सीज, अब आगे ये पानी नहीं जा पाएगा। मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट आज तक तो वैलिड था, आज तक तो वैलिड था, बट आज कुछ ऐसा हुआ है कि वो कॉन्ट्रैक्ट सीज टू बी एनफोर्सेबल हो गया, अब उसके ऊपर केस नहीं ठोका जा सकता है। सर इसका कोई एग्जांपल दो, देते हैं अभी। ये दोनों भाइयों ने क्या किया? बोले देखो भाई, अपन दोनों एक काम करते हैं, सबसे बड़ा बिजनेस आज की दुनिया में है दारू का बिजनेस, ठीक है? गुजरात में, बाहर, गुजरात के बाहर की बात नहीं कर रहा, गुजरात में फॉर एग्जाम्पल के तौर पे गुजरात में अल्कोहल बैन नहीं थी, मान लो। इन दोनों ने मस्त एकदम दुकान खोला, एकदम इंटीरियर शानदार करवाया, बोले जो भी आएगा, नहीं भी मन होगा तो भी पी के तो जाएगा ही, खरीद के जाएगा, ऐसा मस्त करवाया। आशीष इनका रोज का ग्राहक बन गया, रोज डेली आ रहा है, रोज आ रहा है, ठीक है? आशीष की उधारी चढ़ गई 1 लाख रुपए की, इतनी की दारू पी गया, उधारी चढ़ गई 1 लाख, और अब आ गया लोचा। अभी तक सब वैलिड चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। आज मोदी जी का बयान आया, आज रात 12 बजे से गुजरात में दारू बैन। मेरे तो लग गए। क्यों लग गए भाई? इनके धंधे हो गए चौपट, अब दारू बैन हो गया। भाई से 1 लाख रुपए लेना था, लेके दिखाओ, जाओ। आज तक वैलिड था लेकिन आज से बंद। दूसरा एग्जांपल देते हैं, तुमने फॉर एग्जांपल के तौर पे मीरा, फॉर एग्जांपल के तौर पे मीरा ने ऑर्डर दिया इंडिया के बेस्ट पेंटर को, ठीक है? इंडिया के बेस्ट चित्रकार को इसने ऑर्डर दिया, बोले मुझे कृष्ण जी की बहुत सुंदर सी फोटो बना के दो, बढ़िया फोटो नहीं मतलब पेंटिंग करके दो। 1 लाख रुपए एडवांस भी दे दिया, 5 लाख में डील हुआ था, 1 लाख का एडवांस भी दे दिया। जो पेंटर थे शुरू ही कर रहे थे, काम कर दिया थोड़ा, फिर बाय चांस बुढ़ापा था, बेचारे टपक गए।
मीरा गई, उनके घर पे वो तस्वीर थी, बोले गलत बात है, आप बीच में चले जैसे जा नहीं सकते, ऐसे थोड़ी चलेगा आपको। पूरा पेंटिंग तो करके जाते, बाद में जाते, मैं मना थोड़ी कर रही थी, चले जाते, बट पेंटिंग तो पूरा करना चाहिए ना आपको। आप अपनी जगह एकदम गलत हो, प्लीज़ ऊपर से आइए, कंप्लीट माई कॉन्ट्रैक्ट। इसने जब ऑर्डर दिया था तो वो आदमी जिंदा था, जिंदा था, वैलिड था, वैलिड था, पेंटिंग बनाना सही था, सही था, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक सब कुछ सही चल रहा है। हो गया गड़बड़, सब गड़बड़ हो गया। अभी तुम उनको बुलाओ, बोले सर एक बार आ जाओ, एक काम करो 5 दिन के लिए आ जाओ, फिर आप चले जाना, मैं मना नहीं करूँगी, आके मेरा पेंटिंग पूरा कर दो। इज इट पॉसिबल? ये हो गया इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, ये हो गया इम्पॉसिबल। जब सौदा किया था तब वैलिड था, आज से वो इनवैलिड हो गया है, वॉइड हो गया यहाँ से। अब ये केस नहीं ठोक सकती। आओ सर ऊपर से पेशी आज आपकी कोर्ट के अंदर, आएंगे वो, पेशी हो पाएगी, ये हो गया वॉइड। 2 पार्टी होनी जरूरी थी, 1 पार्टी तो गई, अब ये एक अकेली पार्टी बची है, क्या वॉइड हो गया ये। दूसरा एग्जाम्पल दे दिया मैंने, पार्टी टपक गई तो भी हो जाता है। तीसरा एग्जाम्पल, श्रेया मैडम ने फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ये घड़ी खरीदी थी, घड़ी खरीदी, पैसा दे दिया, आधा आधा पैसा बोले डिलीवरी के वक्त दे देंगे। आज रात बहुत भूकंप आया जोर से, सारी घड़ियाँ उस दुकान की तहस नहस खत्म। अब वो लास्ट पीस बची थी दुनिया के अंदर, अब वो बनने वाली नहीं है, खत्म हो गई वो घड़ी। पार्टी जिंदा है, दोनों पार्टी जिंदा है, दोनों पार्टी सही है, लीगल भी था, सब कुछ सही था, लेकिन जिस चीज़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वही चल नहीं रही। अब क्या करोगे? तब ये कॉन्ट्रैक्ट हो पाएगा, क्योंकि इसने तो उसी घड़ी का ऑर्डर दिया था, वो घड़ी तो अब है नहीं, वो तो मर गई, तो कॉन्ट्रैक्ट हो पाएगा? आंसर इज नो। ये भी वॉइड हो गया। वॉइड का मतलब समझ रहे हो क्या हो रहा है? वॉइड के अंदर पहले सही, सब कुछ सही चल रहा था, फिर अचानक एक दिन आता है कि सब कुछ पलट जाता है। अब वो कानून के अंदर तुम बोलोगे क्या, पॉसिबल ही नहीं है वो चीज़, तो अब उसे वॉइड कहते हैं। कुछ होते हैं जो शुरुआत से ही वॉइड होते हैं। शुरुआत से वॉइड कैसे? कोई बच्चे के साथ अगर आप कॉन्टैक्ट करते हो तो वो तो क्या बच्चा है, बच्चा बोले तो 18 साल के कम, बच्चा बोले तो 18 साल की उम्र से कम, अगर उससे तुम कर रहे हो तो वॉइड है भी नहीं, इससे शुरुआत से ही वॉइड है वो। तो तुम अगर उसके साथ कॉन्टैक्ट करो, तुम बेवकूफ़, तुम्हारी गलती। कोर्ट यही बोलेगा बच्चा था, तूने क्यों करा, तेरे में अक्ल होनी चाहिए। तो कुछ होते हैं वॉइड एब इनिशियो, शुरुआत से ही, वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, ठीक है, वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। कुछ होते हैं जो बाद में जाके वॉइड हो जाते हैं, पहले लॉफुल थे, बाद में अनलॉफुल हो गए। फॉर एग्जाम्पल, तुम किसी ऐसे देश में रहते थे जहाँ पे मर्डर वैलिड था, तुम कर देते थे, चल जाता था, मर्डर वैलिड था, बोले लॉफुल है, कोई दिक्कत नहीं है, गुस्सा आया तो ठोक सकता है। अब आज कानून आ गया, बोले आज से मर्डर इनवैलिड हो गया। तो तुमने आज तक जो किए थे वो तो लॉफुल थे, बट आज से अगर तुम करने गए तो अनलॉफुल हो जाएंगे, वॉइड हो जाएगा। जो भी अगर तुमने सुपारी ली के रखी हुई है, सब गए। डीमोनेटाइजेशन भाई बोल रहे, नोटबंदी हुआ क्या था उसके अंदर, 500,000 के नोट वैलिड थे, और एक दिन अचानक आया मोदी जी ने सब बदल दिए। बोला आज से 500,000, कोई लेना चाहता था उस वक्त नोट? बोले सर मेरा अभी मैं तुमको 1,000 के एक पूरा गड्डी दे दूँ, लोगे मेरे से? ले लो यार। या तुम मुझे फीस बोलो सर हमारे पास 1,000 का पड़ा है, लो ले लो, मैं ले लूँगा, 500 वाला पुराना नोट मैं ले लूँगा मैं। क्या लगता है तुम्हें बैंक लेगा तुमसे? कागज हो गया वो, कागज का टुकड़ा हो गया, वॉइड हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अनएनफोर्सेबल थोड़ा सा डिफरेंट है। अनएनफोर्सेबल सब कुछ वैलिड है, मना नहीं कर रहा हूँ, एवरीथिंग इज वैलिड, बट दिक्कत इज वन, क्या दिक्कत है? बोले कुछ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें कुछ फॉर्मेलिटीज होती है जो आपको पूरी करनी चाहिए थी, आपने नहीं करी, अनएनफोर्सेबल, आप केस नहीं ठोक सकते। समझाता हूँ। पार्टनरशिप डीड, पार्टनर साझे भागीदारी, वो जो लिखते हैं ना, क्या बोलते हैं डीड को, क्या बोलते हैं हिंदी में, जो अपन लेखा जोखा लिखते हैं पार्टनर्स का? अरे भागीदारी को, साझेदारी की वो डीड बनाते हैं ना, जिसमें पार्टनर का सब डिटेल विटेल होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? नहीं पता, छोड़ दो, कोई बात नहीं, समझ गए ना? पार्टनरशिप डीड, करार, हाँ
पार्टनरशिप डीड का मतलब पार्टनरशिप करार, साझेदारी करार। उसमें साझेदारी करार में सब कुछ रिटर्न में होना चाहिए वैसे तो, बट पार्टनरशिप ओरली भी वैलिड होती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन केस ठोकना है ना तो रिटर्न ही चाहिएगा। बिना बिना रिटर्न नहीं चलेगा। इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। अगर वो रिटर्न नहीं है खत्म। कुछ चीज़ें होती है जो वैलिड होते हैं लेकिन केस नहीं ठोका जा सकता है। सर ऐसे कैसी चीज़ें होती है जिसको लिमिटेशन एक्ट के तहत खत्म हो गई हुई है? व्हाट इज लिमिटेशन एक्ट? समझाता हूँ, छोटा सा समझाता हूँ, पहले तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। लिमिटेशन एक्ट का मतलब क्या होता है? निखिल भाई ने नीलेश भाई से कुछ सामान खरीदा, निखिल ने नीलेश से कुछ सामान खरीदा, बोला निखिल ना सॉरी नीलेश भाई पेमेंट अभी नहीं है, 3 महीने बाद दे दूंगा। नीलेश भाई अरे तू कहाँ जा रहा है यार, दे देना कोई बात नहीं। 3 महीने बाद फ़ोन किया, सर वो पेमेंट, बोले पेमेंट नहीं है अभी, पेमेंट अभी नहीं है, 2 महीने बाद। ये बेचारा बोला ओके खोलो 2 महीने बाद आ जाएगा, मान गया। 2 महीना फिर फ़ोन किया, बोले सर अभी पेमेंट नहीं है, अभी लोचा चल रहा है थोड़ा। बोले अभी 6 महीने बाद सीधा। ये अच्छा आदमी बोले चलो कोई बात नहीं 6 महीने बाद दे देना यार, खाना मत। अभी तो समझ गया, बोले ये आदमी तो मान ही जाता है। एक काम करते उल्लू बनाते इसको, काम करते उल्लू बनाते इसको, तो भाई रोज़ इसको गोली दे देते हैं, सुबह उठते ही गोली, सुबह उठते ही गोली। ऐसे करते 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 3 साल निकल गए। 3 साल एक दिन पे इसने फ़ोन किया, बोले सर वो पेमेंट, बोले भाग चल कोई पेमेंट नहीं, भाग ऐसे। बोले आज तक तो तुम इतने अच्छे से बात कर रहे थे, आज तक, बोले आज तक मैं वेट कर रहा था 3 साल एक्सपायर होने का, क्योंकि अब 3 साल खत्म हो चुके हैं, अब तू मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ सकता है। ऐसा कानून में लिखा हुआ है। अगर तुमको कोई भी किसी के ऊपर केस करना है ना तो 3 साल के अंदर अंदर करना पड़ेगा। अगर 3 साल तक तुमने केस नहीं किया वो हो गया इनवैलिड। अब तुम्हारा 5 करोड़ की 500 करोड़ या 5 लाख करोड़ रुपए है, केस अब ठोक नहीं पाओगे 3 साल बाद। लिमिटेशन एक्ट में लिखा, टाइम बैड कहा जाता है, टाइम बार्ड, टाइम बैर हो गया वो। तुमने किसी का बुरा किया तो जो सामने वाला उसको तुम्हारे ऊपर केस 3 साल के अंदर अंदर ठोकना पड़ेगा। अगर वो 3 साल बाद नहीं 3 साल में नहीं ठोके तो वो जिंदगी में कभी ठोक नहीं पाएगा। अब सुनना ध्यान से, सेम केस ही है। 3 साल बाद इन्होंने बोला, बोले अब ये डूब गया, इस मान लिया भाई नुकसान हो गया, क्योंकि ही कैन नॉट स्यू राइट नाउ। बट अब कहानी में ट्विस्ट है। निकल गया किसी प्रवचन में, बाबा जी ने बोला, बोले देखो जीवन में कभी किसी का पैसा नहीं खाना चाहिए। अगर पैसा खाएंगे तो अगले जन्म में उससे 100 गुना निकलेगा, इस जन्म में तड़प तड़प के मरेंगे, सारी दवाइयों में निकल जाएंगे। ऐसा इसका मन परिवर्तन हो गया। बोले खाऊंगा नहीं मैं आज का। याद आया, बोले खाया हुआ है। गया उसके पास वापस, नीलेश भाई माफ़ी मांगता हूँ मैं आपसे, आपका पैसा मैंने गलती से खा लिया था, मैं आपको पैसा चुका दूंगा, अभी तो नहीं है बट 2 महीने में चुका दूंगा। अब वापस 3 साल चालू हो गए। अब वापस 3 साल चालू हो गए। इसने सोते हुए शेर को जगा दिया। तुमने क्या करा, अपनी लाइबिलिटी एक्सेप्ट करके आ गए 3 साल बाद, वो 3 साल वापस, अब ये केस ठोक देगा। 3 साल बीत गए थे, शेर सो गया था, और तुमने सोते हुए शेर को वापस जगा दिया, इस वजह से अभी 3 साल वापस एक्टिवेट हो गए। अब तुम केस ठोक सकते हो, समझा? वो चीज़ को ध्यान रखना है। इसलिए अगर पूरा विचार बना ही लिया कि बोले नहीं देना है तो फिर वापस जाके बोल के मत आना, ठीक है? ऐसा गलती से करना। टाइम बैड कहा जाता है। कई बार कुछ होता है कि कुछ पार्टीज स्यू नहीं कर सकती है। सरकार ने कहीं पे लिखा हुआ है, बोले दिस कैन नॉट स्यू, वो केस नहीं ठोक सकता है, तो बस फिर वो केस नहीं ठोके, वो अनएनफोर्सेबल। मतलब एवरीथिंग इज वैलिड, कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड बट स्यूएबल नहीं है, उसे अनएनफोर्सेबल कहा जाता है। एवरीथिंग इज गुड बट सुएबल नहीं है, मतलब वो अनएनफोर्सेबल कहा जाएगा। क्लियर? आगे बढ़े। वॉइडेबल क्या होता है? वॉइडेबल तो सेक्शन 2 सबसेक्शन आई के अंदर लिखा हुआ है। अब याद कैसे करना है वो भी मैं तुमको बता देता हूं। याद कैसे करना है वो भी मैं तुमको बता देता हूं, देख लो। ए पहले आता है और आई और जे में पहले कौन आता है? आई पहले आता है, इसलिए याद रखो इसका 2 आई है और इसका 2 जे है। कोई ऑप्शन नहीं है। देखो लर्न कराना है मेरे को, किसी भी तरह से कराना तो पड़ेगा। ये वॉइडेबल है, एबल है, एबल। तो ये पहले आता है तो आई कर दो इसको, और उसका फिर याद रखो, फिर बचा वो जे, सिंपल। सो ए से याद रखना, ए से आई, क्योंकि आपके सेक्शन थोड़े बहुत अगर लर्न होंगे ना तो चेकर को अच्छा लगता है।
भाई बढ़िया है, अच्छा आदमी है, लर्न करके आता है, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सारी की सारी सेक्शन लर्न होनी चाहिए, विदाउट सेक्शन भी आपका काम चल जाएगा, जरूरी नहीं है, बट हो तो अच्छा है, नहीं हो तो चलेगा। क्या होता है अवॉइडेबल वो समझाता हूँ, देखो ध्यान से सुनो। आशीष भाई आए मेरे पास, मैं अब उसका टीचर हूँ, आशीष भाई मेरे स्टूडेंट है, तो मैंने आशीष को बोला, मैंने कहा आशीष यार देख तेरा टीचर हूँ यार, 5 लाख वाला आइटम मेरे पास अभी पैसा नहीं है, 1 लाख में दे दे यार प्लीज़। आशीष मेरे सामने कुछ बोल नहीं पाया क्योंकि मैं उसका टीचर हूँ, थोड़ा डरता है, बोले सर क्या बोलो अभी सर को, ठीक है अभी। मैंने इसका फ़ायदा उठा लिया गलत, 5 लाख का आइटम 1 लाख रुपए में ले लिया, 4 लाख का नुकसान हुआ उसको। इसको नुकसान हुआ है, कल को इसका मन परिवर्तन होता है तो एक केस ठोक सकता है मेरे ऊपर कि मेरे ऊपर गलत फ़ायदा उठाया गया है मेरा, अनडू इन्फ्लुएंस का बोलकर। मैं तो केस करूँगा नहीं, केस तो ये ठोकेगा इसको नुकसान हुआ। दूसरा पकड़ लिया मैंने, मारा पीटा धमकाया, बेचारे का नुकसान हुआ है, केस कौन ठोकेगा, ये ठोकेगा, मैं तो ठोकूंगा नहीं। तो अवॉइडेबल का मतलब क्या होता है, कोई भी पार्टी जिसको नुकसान हुआ है वो केस ठोक सकता है, ओनली वन पार्टी, ठीक है। एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिबल एट द ऑप्शन ऑफ वन और अदर बट नॉट द ऑप्शन ऑफ द। अबे तो मैं तो करूंगा ही क्यों, मैं केस क्यों ठोकूंगा, मेरा तो फायदा है। नुकसान जिसका वही ठोकेगा केस, तो इसका नुकसान उसका नुकसान वो ठोकेगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे इसने इसको फ्रॉड करा है तो बेचारी नुकसान इसके साथ हुआ है तो ये ठोकेगी केस, ये तो ठोकने से रही, फ्रॉड हुआ है। इसने उसको गलत बातें बोल दी, मतलब इसको खुद को भी नहीं पता मैं गलत बोल रही हूँ, लेकिन बोल रही है, गलती से मिस्टेक हो गई, इसकी तो गलती नहीं है, गलती बेचारी फंस तो हो गई, केस ठोक सकती हो। ये सारा लिखा हुआ सेक्शन नंबर 19 के अंदर, तब अपन डिटेल में पढ़ लेंगे। फिलहाल इतना समझ लो, कोई एक पार्टी केस ठोक पाएगा, दोनों नहीं। दोनों ही नहीं ठोक सके तो वॉइड है, दोनों ही नहीं तो वॉइड। एक पार्टी वॉइडेबल, दोनों ही पार्टी केस ठोक सकती है, वैलिड, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। एक कोई एक ठोक सके तो क्या कहता है वो, जोर से बोल। दोनों के दोनों केस ठोक सकते हैं, वैलिड। दोनों के दोनों केस नहीं ठोक सकते, वॉइड। इतना याद रखना बस, ये वॉइड एग्रीमेंट है, आगे बहुत डिटेल में आता है, इसलिए अभी एक बार के लिए रहने देता हूं। उसके अलावा अब आता है बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जब कॉन्ट्रैक्ट बनाते तब की बात है। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, मेरी बात को समझ, जिसमें लिखा हुआ है, बोला हुआ है, जिसमें वर्ड का उपयोग किया गया, वो एक्सप्रेस है, खत्म हो गया। मैंने तुमको बोला मैं तुमको पढ़ाऊंगा, इतना रुपए फीस है, ये है फलाना ढमकाना, मैंने क्लियर बोला था, एक्सप्रेस है, एक्सप्रेस है। दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। बाहर इधर लगा हुआ है बोर्ड, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे CA फाउंडेशन XYZ फीस टू, मैंने एक्सप्रेस लिखा हुआ है, वहाँ पे कुछ ना कुछ तो लिखा हुआ है, तुमने उसको पढ़ा, तुम आ गए ऊपर, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है। फ्लिपकार्ट की वेबसाइट के ऊपर तुम गए, वहाँ पे प्रोडक्ट दिख रहा है, अमाउंट लिखा हुआ है, पेमेंट तुमने भरा, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट था, लिखा हुआ था सब कुछ। कुछ होते हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। अभी सर इम्प्लाइड क्या होता है, जो आपके एक्शन से ऐसा लग रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट है। सर ऐसे कैसे हो सकता है, अरे बता देना, क्यों चिंता कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल विश्वा, मिश्वा, आजकल नाम ही खतरनाक। एक उधर किसी बच्चे का क्या नाम आया था, हार्दव, हाँ हार्दव, मस्त नाम आता है यार। तो ठीक है, मिश्वा, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मिश्वा रेलवे स्टेशन पे गई अपनी पूरी फैमिली के साथ, मस्त मस्त, बहुत सारा लगेज है। कुली आया, कुछ पूछा वूछा नहीं, सीधा सामान उठा रहा है। मैडम ने बोला ले ले, मेरे क्या, मेरे को लगता है फोकट में होगा आजकल, अभी सेवा चल रही होगी नहीं। तो वो लेके रेड प्लेटफॉर्म पे लेके पहुंच गया, पूरा का पूरा सामान, सारा सामान। इसने कुछ बोला भी नहीं, उसको मना नहीं किया नहीं, वो आ गया वो प्लेटफॉर्म पे लेके सामान। लाओ मैडम 300 रुपये। बोले काहे के पैसे, मैंने तेरे को कहाँ बोला तू मेरा उठा सामान, तू खुद लेके आया, तेरी गलती, मेरी गलती थोड़ी है। मैंने तेरे को बोला, ऑफ़र किया, तूने एक्सेप्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट हुआ कहीं पे भी, कोई भी ऑफ़र की कोई काम हुई है? बोले कुछ भी नहीं हुई है। बोले काहे का, मैं पढ़ी लिखी हूँ, ऐसे थोड़ी दे दूँगी तेरे को पैसा। तो ये सही है कि गलत है, पहली बात तो ये बताओ, क्या इसको पैसा देना पड़ेगा, हाँ या ना? नहीं देना पड़ेगा, एक को भी नहीं लगता पैसा देना पड़ेगा, क्या बात है। तो सब के सब आप
गलत हो, पैसा देना पड़ेगा उसको। क्यों पैसा देना पड़ेगा? सिंपल सी चीज़ है, जब वो सामान उठा रहा था तो इसको तुरंत रोकना चाहिए था ना, मैं पैसा नहीं दूंगी, देख लेना, तेरे को ले जाना ले जा, बोलना चाहिए ना। बोला नहीं तो गलती किसकी? इसकी। और कुली भी बोलेगा भाई तुमने सीए फाउंडेशन किया ना, मैंने भी किया भाई, वो अलग बात है, मैं बना नहीं, बट पढ़ा तो मैंने भी है, पढ़ा तो मैंने भी है कि उसमें लिखा हुआ था इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। जब मैं उठा रहा था ना, तुमने ना नहीं बोला, तो समझ जाने का एक्शन है तुम्हारा, हाँ इम्प्लाइड है। दूसरा एग्जाम्पल, ऑटो वाला चिल्ला रहा है जोर जोर से, ए भागल 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 भागल, तुम जाके बैठ गए अंदर, कुछ बोला नहीं ना, उसने पूछा तुमको, कुछ पूछा नहीं, स्पेसिफिकली तो पूछा नहीं, तुम अंदर जाके बैठ गए। उसने तो जनरल ऑफर दिया, बोले भागल भागल भागल, तुम जाके बैठ गए, बोला लाओ भाई 50 रुपये, बोले काई का 50? मैंने कहाँ तेरे को बोला, कुछ बोला मैंने तेरे को? बोले मैडम इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं इसको, पढ़ के आना चाहिए था पहले, आदित्य सर से पढ़ना चाहिए ना पहले, मैंने पढ़ा हुआ है, ठीक है। सो ये हो गया इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, आपको पैसा देना पड़ेगा, लेकिन आंसर इज वो आपसे लाजमी पैसा मांग सकता है, अनरीजनेबल नहीं मांग सकता। कुली ने पैसा सामान उठाया, वो बोले 10,000 रुपये, नहीं मांग सकता, 1,000 रुपये नहीं मांग सकता, रीजनेबल। बाकी कुली जितना लेते उतना तेरे को देना पड़ेगा, बाकी का नहीं देना पड़ेगा, वो चलेगा, उतना तुमको देना पड़ेगा, रीजनेबल। ऑटो वाला तुमसे वहाँ पे जाके बोले लाओ 500 रुपये, बात नहीं हुई थी, 500 रुपये लगेगा, बोले काई का 500? दूसरे वाले ऑटो वाले 100 रुपये ले रहे, 50 ही ले रहे, तो उतना ही दूंगी मैं, तो उतना तो देना ही पड़ेगा ना यार। सिंपल सी दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत मस्त आ रहा है, बहुत अब एग्जाम्पल अपने पास, ठीक है। तुम सब जन ये 4 जने, ये 4 जने रेस्टोरेंट में गए, बढ़िया एकदम, इन्होंने ऑर्डर किया, बोले 10-10 रुपये वाली चाय लेके आना। इनको सिर्फ उधर जाके टाइम पास करना था, तो बोले 10-10 वाली चाय लेके आना। वो पीछे 5 जन, वो भी उसी रेस्टोरेंट में गए, बट वो बेचारे पार्टी करने गए थे, तो उन्होंने मस्त मंगाया भाई, लेके आप लबाबदार पिज़्ज़ा ये वो, तो फलाना ढमकाना, 5-7 आइटम मंगाए। वो बेचारा वेटर कंफ्यूज हो गया, ये भी लड़कियाँ है वो भी लड़कियाँ है, बोले हो सकता है इन्होंने मंगाया। उसने लेके सारा खाना इनकी टेबल पे रख दिया, मस्त पिज़्ज़ा, बर्गर, क्या पनीर, पसंदा, तंदूरी, सेव टमाटो, है ना, वो सब तुम्हारी टेबल पे ला के रख दिया। ये चारों लड़की मस्त कुछ 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 खाने लग गई, खा भी गए पूरा, ऐसे डकार भी मार के, पूरा पेट ऊपर तक आ गया है। बिल आया, मैडम 5,000 का बिल है। बोले भाई 10-10 रुपये की चाय बोली थी, काई का 5,000 का? मैं नहीं देने वाली कोई। तो बोले आपका ऑर्डर नहीं था, बोले हमारा थोड़ी था। तो बोले फिर आपने खाया क्यों? हमको लगा तुम्हारे यहाँ पे ऑफर होगा, चाय के साथ ये सब फ्री होगा, मैं तो यही समझा कि चाय के साथ तुम लोग ये लोग पहले फ्री देते होंगे, बाद में चाय देते होंगे, मेरे को थोड़ी पता है कोई, तुमने मेरी टेबल पे रखा है तो मैं तो खाऊंगी ना यार। तो ये लोग सही है कि गलत है? पैसा देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा, पक्का श्योर हो? आंसर इज देना पड़ेगा, ठीक है। आंसर इज देना पड़ेगा, क्योंकि ये वेटर को तुरंत ही बोल सकते थे ना कि अरे हमने तो ये मंगाया नहीं भैया, हमारा नहीं है ये। हाँ आपके ऑफर चल रहा हो तो बात है, नहीं अलग है, हम खाने से मना नहीं करेंगे, बट पैसा तो हम नहीं देने वाले। पहले मना कर देना चाहिए था, अभी तुमने मना नहीं किया और खा गए तो थोड़ी चलेगा वो। तुमने ऑर्डर नहीं दिया तो तुम कैसे उसकी सर्विस का यूटिलाइज कर सकते हो? उन्होंने ऑर्डर दिया वो पैसा देंगे, खाया उन्होंने तो वो पैसा देंगे, खाया तुमने तो वो क्यों पैसा देंगे? तुम्हारा चाय का ऑर्डर है तो तुमको चाय के लिए बाध्य हो तुम उतना पैसा देने के लिए, तुमको मना कर देना चाहिए था। इम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं इसको। वो जब ला रहा है ना तुम्हारे टेबल के ऊपर, वो एक तरह का ऑफर है, तुमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, खा कर, तो एक्सेप्ट हो गया, एग्रीमेंट हो गया, लीगल था, कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, तो यू विल हैव टू गिव द मनी। सोचो 5 स्टार में ऐसी हरकत कर ली, साला 1 लाख रुपए का बिल आ जाएगा, चुकाते रहना फिर। तो गलती से भी करना मत। ताज होटल में गया था, 650 रुपये की चाय पी थी मैंने। ताज होटल में मैं गया था, 650 रुपये की चाय पी थी मैंने। 1800 रुपये का एक बर्गर खाया था, सिर्फ 1800 रुपये का बर्गर। सोचो ऐसी जगह पे तुम पहुंच गए हो, वहाँ पे बाई चांस आ गया, तुम सबने 650 की चाय मंगाई, बोले चाय तो पियेंगे, कोई बेचारा बाई चांस सारा खाना तुम्हारे लेके आ गया, 1 लाख रुपए लग जाएंगे सीधे तुम्हारे, देने पड़ेंगे तुमको, कोई ऑप्शन नहीं तुम्हारे पास।
तो इसीलिए तुरंत ही मना कर दो, तुरंत ही। डू नॉट यूटिलाइज द सर्विस इफ यू आर नॉट रेडी टू पे फॉर इट। समझे बात को? इससे कहते हैं इम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट। अगला आता है इम्प्लॉयड का एक पार्ट है जिसका नाम है टैकेट कॉन्ट्रैक्ट। टैकेट का मतलब है साइलेंट। टैकेट का मतलब होता है साइलेंट। वह कॉन्ट्रैक्ट जो साइलेंट है, जिसमें कोई वर्ड्स का उपयोग नहीं करा, कुछ भी नहीं किया गया, लेकिन वो तो है। एग्जाम्पल के तौर पे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं तुम लोगों को, बीच में कॉल आ जाता तो पूरा ऐसे लिंक टूट जाता है। हाँ, मैंने तुम सबको फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ये कैलकुलेटर के ऑक्शन के लिए बुलाया। ये कैलकुलेटर बहुत यूनिक है, सोने का है पूरा। तुम सब आए ऑक्शन के लिए, इसने बोली लगाई 1 लाख, इसने लगाई 2 लाख, उसने लगाई 5 लाख, उसने लगाई 10 लाख। मान लो 10 लाख में मैंने 10 लाख 1, 10 लाख 2, 10 लाख 3 धाड़। मैंने कोई उसको हाँ बोला ना बोला, कुछ बोला, मैंने सिर्फ हथौड़ा मारा है। हथौड़ा मारना इज इक्वल टू सेल। आंसर इज यस, इट इज इक्वल टू सेल। इसे कहते हैं ऑक्शन सेल्स, जिसमें कोई भी प्रकार के वर्ड का उपयोग नहीं होता है, लेकिन वो होता सेल ही है। ऐसे पोपटलाल जैसे बात में बोल नहीं सकते अपन, है मैं तो टाइम पास कर रहा था, मैं तो देख रहा था मेरा भी थोड़ा इज्जत बढ़ जाए। पोपटलाल के साथ हुआ था ना यही। मेहता जी ने क्या करा, 55 1 2 3 क्यों करा उसने ऐसा? क्योंकि उसको पता है ये खरीदने वाला तो है नहीं, साला उल्लू बना रहा है दुनिया को। तो वो वैलिड है, ठीक है। हाँ ये जरूर है, मेहता जी उधर गलत है, वक्त देना जरूरी है। फॉल ऑफ हैमर में वक्त होना जरूरी है प्रॉपर। दूसरा, तुम एटीएम के पास गए, एटीएम को बोला ये एटीएम, बोला सॉरी क्या, वो पूछ रहा है तुमको पैसा चाहिए, तुमने कहा ये टक 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 टक। कहीं पे कोई बोला, मतलब बोला नहीं है, कुछ वर्ड का उपयोग नहीं है। मशीन ही तुमसे पूछ रहा है, मशीन का तुम जवाब दे रहे हो, इक्विवेलेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है वो, तुमने साइलेंटली उससे कॉन्टैक्ट कर लिया है। तो अब आता है बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लास्ट पार्ट, जिसका नाम है कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। कॉसी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है बट कॉन्ट्रैक्ट है। ऐसा कैसा कॉन्ट्रैक्ट है? कॉन्ट्रैक्ट नहीं है बट कॉन्ट्रैक्ट है। इस कॉन्ट्रैक्ट को इंग्लिश में कहा जाता है इट इज नॉट एन एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट बट रिजेंबल्स एज ए कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट है नहीं, इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट बनने की कोई भी खूबी नहीं है। ना ऑफर हुआ था, ना एक्सेप्टेंस हुआ था, ना एग्रीमेंट हुआ था, कुछ भी नहीं, बट फिर भी वैलिड है। ऐसा कैसा कॉन्ट्रैक्ट है सर? सुनना चाहोगे कॉसी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आशीष भाई मस्त ऐसे चल रहे थे, मैं तो रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, रास्ते में मिला मुझे सोने का बिस्किट, वो मैंने जेब में रख लिया, तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, चुपचाप साइलेंटली जेब में रख दिया। वो बिस्किट इसका था। क्या इसको वो बिस्किट उसको वापस देना पड़ेगा? ये तो रास्ते से जा रहा था, रास्ते में इसको सोने का बिस्किट मिला, इसने अपने जेब में रख लिया, वो बिस्किट एक्चुअली इसका था। ये गया उसके पास, बोले ला भाई मेरा बिस्किट है, ला दे दे। क्या उसको इसका बिस्किट देना पड़ेगा? हाँ या ना? हाँ या ना? कितने को लगता है हाँ सर देना पड़ेगा? आधा लगता है? बोले सर आधा हाँ ना लगता है। पूरा लगता है ना? तो पूरा हाथ ऊपर करो, पूरा पता तो चले। हाँ वेरी गुड, 4 को लग रहा है। हाँ तो बाकी ना किसको लगता है? ना भाई ना नहीं देना पड़ेगा सर। अच्छा बाकियों को क्या लगता ही नहीं है कुछ? बोले सर हमको कुछ नहीं लगता है, वो बिस्किट का वो कुछ भी करे, हमको क्या लेना देना। हाँ या ना बोलना भाई, हाँ या ना? क्या होता है? क्या होता है हाँ या ना? ना नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो आंसर इज देना पड़ेगा। आंसर इज देना पड़ेगा, क्योंकि वो बिस्किट इसका तो नहीं था। अगर ऐसा होता तो दुनिया में क्राइम और ज़्यादा बढ़ जाता। आप किसी और के नुकसान से अपना फ़ायदा कभी नहीं बना सकते। वो कहते हैं ना बीजाना नुकसान थी आपन अपना घर न बना भी सका है, ठीक है। बीजाना नुकसान थी आपन अपनो घर न बना भी सका है। मतलब किसी और का नुकसान हो रहा है तो अपन अपना घर नहीं बना सकते उससे। मतलब ये तो वही बात हो गई, इसके घर की ईंट चोरी कर ली, मेरा घर बना लिया। रोज इसके घर से 2 ईंट चोरी करता तो मेरा घर बना रहा था, चलेगा थोड़ी भाई वो। ये तो एक तरह का बिस्किट जो तुमने रखा है वहाँ पर, वो तो बेचारे इसके था।
तो तुम अपना फ़ायदा कैसे उठा सकते हो उस चीज़ का? यू विल हैव टू रिटर्न द गुड्स टू द ओरिजिनल ओनर। अब समझो इसमें कॉन्टैक्ट कहीं पे हुआ ही नहीं था, मतलब वो बिस्किट था, वो कहीं ना कहीं तुमको पता है वो साइलेंटली तुमको ऑफर दे रहा था, उठा ले उठा ले उठा ले, ऐसा ऑफर दे रहा था। ऑफर दिया, तुमने लेके उठा लिया, एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट था, एग्रीमेंट हो गया, लीगल था, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। क्या बोला मैंने? उठा ले उठा ले उठा ले करते ही उसने एक्सेप्ट कर लिया, एग्रीमेंट था, लीगल हो गया, लीगल हो गया, कहानी खत्म हो गई भाई, कॉन्ट्रैक्ट है ये। यू विल हैव टू रिटर्न द गुड्स टू द ओरिजिनल ओनर। बट नाउ हियर इज द ट्विस्ट। आशीष भाई ने पूरी कोशिश कर ली, आजू बाजू में सब जगह देख लिया, कैमरा चेक करवा लिए, पुलिस को बता दिया, लेकिन कहीं ओनर का पता नहीं चल रहा है। तो इन्होंने वो रख लिया अपने पास। 1 महीने बाद आया, ये खुद सामने से बोल रहा मेरा बिस्किट दो। 1 महीने बाद इसको देना पड़ेगा बिस्किट या नहीं देना पड़ेगा? पूरी उसने बेचारे मेहनत करी, सब जगह ढूंढ भी लिया, लेकिन वो मिला ही नहीं ओनर। बाद में 1 महीने बाद अचानक आ गया, बोला भाई मेरा है ये, मेरा बिल विल सब है, देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा? 1 महीने बाद भी देना पड़ेगा, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? वो तो उसका है ना। 5 साल बाद नहीं देना पड़ेगा, क्यों? हाँ, होशियार हो, होशियार हो। हाँ, 3 साल तक अगर ये नहीं मिला ना तो चलेगा। 3 साल बाद अगर ये आया, बोले ला भाई, तो ये बोलेगा चल भाग यहाँ से, चल निकल, 3 साल हो गया है, लिमिटेशन एक्ट के तहत अब तू मेरे पास नहीं आ सकता, अब ये इसका हो गया। 3 साल में केस ठोक देता तो चल जाता, बट केस ठोका ही नहीं इसने भाई ने। पॉइंट को समझना, यहाँ पे हो गया कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी चीज़, जैसे तुमको रास्ते से जा रहे थे, कोई भी चीज़ तुमको मिल गई, तुमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, यू विल हैव टू रिटर्न द गुड्स। अब यहाँ पे एक पॉइंट को समझना, डायमंड मिला, मान लो इसको डायमंड मिला, इसने उस डायमंड को बोले घर में रखूंगा, को कुछ लफड़ा हो गया, चोरी हो गया तो मेरे साले लग जाएंगे, इसने लेके लॉकर में रखवाया पूरा डायमंड को, बहुत सेफ, तिजोरियों में सब जगह। वो तिजोरी के पैसे चार्जेस सब मिला के 30 लाख रुपए लग गए, 30 लाख रुपीज़ लग गए इसने बेचारे ने भुगते अपने जेब से, प्रिजर्व करके रखने में। भाई आए 2 साल बाद, बोले मेरा है वो, बोले आपका है, लाओ बिल विल दिखाओ, सब इसने वेरीफाई कर लिया, बोला हाँ इसी का, चलो। इसको बोला मेरे 30 लाख रुपए दे दो, डायमंड तुम्हारा। इसने बोला काई का 30 लाख, मैं क्यों दूंगा 30 लाख, मैं कुछ नहीं देने वाला 30 लाख, तूने खर्चा किया, तेरी गलती है, मैं थोड़ी दूंगा। तो पैसा देना पड़ेगा इसको 30 लाख या नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। हाँ हाँ, बोले सर हम जो बोलते वो गलत हो जाता है हम जो बोलते इसलिए हम बोलते ही नहीं। तो आंसर इज देना पड़ेगा, क्योंकि उसने उसके सामान को प्रिजर्व करने के लिए करा था ना, ऐसा तो नहीं है कि उसका कुछ फायदा उठाए, उसका सामान बचा हुआ है। अगर ये कल को ऐसा एक्सपेंस नहीं उठाता तो वो कल को चोरी हो जाता तो ही विल हैव टू गिव 30 लाख। इफ ही डजंट गिव 30 लाख, वो 5 करोड़ का डायमंड भी इसको नहीं देने वाला। फिर अपना 30 लाख पहले रिकवर करना पड़ेगा, रीएम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंस कहते हैं उसको। अब इसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जो एक्चुअली सेक्शन 68, 69 सब में आएगा। कॉसी कॉन्ट्रैक्ट पूरा 68 से लेके 72 में है पूरा, बट अपन मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। एक एक्सेप्शन है छोटा सा इसका, अगर आपने पेरिशेबल आइटम को उठाया है, अगर आप वो खा गए या ख़त्म कर गए तो फिर आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा। समझा दो, पेरिशेबल क्या होता है? जो नष्ट होने वाला है। नीलेश भाई मस्त वो पनीर की सब्जी और 20 गुलाब जामुन, 10 रसगुल्ले, ऐसा पूरा पार्सल भूल गए, इसको मिल गया। इसने देखा आजू बाजू कोई है कोई नहीं है, बोले अभी भाई किसका है, किसी का, ऐसा चिल्लाया जोर जोर से। देखा अभी तक तो सही है लेकिन थोड़ी देर में ख़राब होने वाला है। ये खा गया पूरा का पूरा, बोले क्या है 20 गुलाब जामुन खा लेता हूँ, 10 रसगुल्ला खा गया, सब्जी वब्जी रोटी सब खा गया, थोड़ा बहुत आजू में बांट के इसने टिफ़िन पूरा ख़त्म। 1 घंटे बाद ये आया, बोले ए भाई, नहीं सॉरी अगले दिन ही आया, कहाँ पे थे अपन? गुलाब जामुन पे थे सर, ठीक है। तो गुलाब जामुन रसगुल्ला ये पूरा के पूरा खा गया। 1 दिन बाद ये आया, बोले ए मेरा डब्बा क्यों का ला, 2000 का था, चल ला पूरा का पूरा ला। इसने 2000 रुपये मांगे इससे, ये खा गया पूरा का पूरा। बताओ पैसा देना पड़ेगा इसको 2000 रुपये? नहीं, क्यों नहीं देना पड़ेगा? नहीं, अभी तो मैंने बोला, ये तो गलती कर दी मैंने बोल के, तो बोलना नहीं था मेरे को पहले। तो आंसर इज नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि
ये पेरिशेबल आइटम था, अगर ये नहीं खाता तो 1 घंटे में वैसे ही खराब होने ही वाला था, तो वैसे ही सड़ने वाला था, तो मैं खा गया तो मैंने कौन सा गलती करा है? नहीं दूंगा, जा जो करना है वो कर ले। मान लो आइटम 5 लाख रुपए के खाने के आइटम थे जो 1 घंटे में खराब होने वाले थे, ये 5 लाख का खा गया, ये 5 लाख का आइटम खा गया अकेला, तो देना पड़ेगा 5 लाख रुपए। आंसर इस 1 रुपया भी देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि पेरिशेबल आइटम था, नष्ट होने वाला था। फॉर एग्जाम्पल बर्फ थे, पड़े थे कहीं पे, किसी ने कोई देख नहीं रहा था, तो तुमने कहा ये तो वैसे ही पिघल रहा है, तो मैं मेरे काम में इसको यूज़ ले लेता हूँ एक बार का। अबे वैसे ही नहीं आता, 1 घंटे में वैसे ही पिघल के पानी हो जाता है, वो तो कुछ काम नहीं आता, तो मैंने वापर भी लिया तो क्या कर लिया। पेरिशेबल आइटम के अंदर आप वापर लो तो भी आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा, लेकिन बाकी कोई भी आइटम है जो प्रिजर्वेबल है फिर भी, तो उसका तो आपको पैसा देना पड़ेगा। कॉसी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं उसको। यहाँ पे कोई इंटेंशन नहीं होता कॉन्ट्रैक्ट करने का, बट फिर भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। अब आता है उसके बाद बेटा अगला, जिसका नाम है ई कॉन्ट्रैक्ट। आइए देखते ई कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है मेरे भाई। देख भाई देख, ये रहा ई कॉन्ट्रैक्ट। अपन चलते इधर, इसको करते हैं बंद। अभी फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आदित्य झवर से ऑल ओवर इंडिया में, मान लो कोई भी बच्चा मेरा ऑनलाइन कोर्स खरीदता है, परचेज करता है कोर्स, वो मेरे को पेमेंट करता है, तो ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? ई कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से वो मेरे से पढ़ने वाला है, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से उसने मेरे को पैसा पे किया है, तो मैं भी बाध्य हूँ मेरी सर्विस देने के लिए, वो भी बाध्य है मेरे को पैसा देने के लिए। ये हो गया ई कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा एग्जाम्पल जो आप रोज करते हो, आप फ्लिपकार्ट पे गए, फ्लिपकार्ट पे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपको फॉर एग्जाम्पल क्या है, कौन सी चीज़ अच्छी लग रही है, मान लो ये आया, अपन गए इसके ऊपर, ये अपन ने ऑर्डर कर दिया ढुडुम 699, एड पेड, हो गया कॉन्ट्रैक्ट। फ्लिपकार्ट विल हैव टू डिलीवर द गुड्स। क्यों, क्या काम है? सो ये 699 वाली आपने जो है ये डुओपॉड्स खरीदे, ठाक ठाक टुक टुम टुम, पेमेंट भी हो गया, फ्लिपकार्ट को तुम्हारे घर पे डिलीवरी देनी पड़ेगी, कंपलसरी है, वो कॉन्ट्रैक्ट है एक तरह का। तुमने ईमेल से कोई कॉन्ट्रैक्ट को किया है, कॉन्ट्रैक्ट है वो, ई कॉन्ट्रैक्ट, समझ आ गया? जिसमें कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू काम होता है, तो उसे ई कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। अब आता है ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अभी सर ये क्या होता है, समझाते हैं। इसमें 4 प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट, 4 नहीं एक्चुअली 2 ही होते हैं, उस 2 के अंदर 2 प्रकार है। एक होता है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज दिस एग्जीक्यूटेड? वह कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर दोनों ही पार्टी ने अपना अपना काम कर दिया है। एग्जाम्पल देता हूं, मैंने तुमसे एक सामान खरीदा, मैंने मेरा पैसा दे दिया, तुमने तुम्हारा। एग्जीक्यूटेड का मतलब होता है जब दोनों ही पार्टी ने अपना अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया है, तुमने तुम्हारा पैसा दे दिया, हमने हमारा प्रोडक्ट दे दिया, कहानी खत्म हो गई, एग्जीक्यूटेड है, कुछ बचा ही नहीं है उसके अंदर, सब कुछ हो गया है। एक होता है एग्जीक्यूटरी, जिसके अंदर काम हो रहा है, एग्जीक्यूटरी है, वो कर रहा है। अगला एग्जाम्पल, भाई साहब तुम्हारे केस में मैं बताता हूं, तुमने मुझे पेमेंट कर दिया, मेरा पढ़ाना बाकी है, एग्जीक्यूटरी है। तुम्हारा तो प्रॉमिस पूरा हो गया लेकिन मेरा तो बाकी है ना, एग्जीक्यूटरी है। चलो मैं देखो, चलो दोनों का ही बाकी है, तुम्हारा आधा पैसा पे करना बाकी है, मेरा आधा पढ़ाना बाकी है, तो भी एग्जीक्यूटरी है। अब एग्जीक्यूटरी के अंदर एक्चुअली 2 पार्ट होता है, समझना। एग्जीक्यूटरी के अंदर कोई प्रॉमिस बाकी पड़ा है, कोई भी पार्टी का हो, काम करना बाकी है, पैसा या व्हाटएवर जो भी है, पॉइंट को समझ। यूनिलेटरल और बाइलेटरल, जब दोनों ही पार्टी का काम बाकी है तो बाइलेटरल कहा जाता है, जब एक पार्टी का काम बाकी तो यूनिलेटरल कहा जाता है। यूनि का मतलब होता है सिंगल, बाई का मतलब होता है डुअल। यूनि का मतलब होता है, बाई का मतलब होता है। तो अब मेरी बात को समझ कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पे तुमने पूरा पेमेंट कर दिया है, मेरी तरफ से तो पढ़ाना बाकी है ना, तो यूनिलेटरल है, 1 पार्टी का प्रॉमिस बाकी है, तुम्हारा भी बाकी, मेरा भी बाकी, बाइलेटरल है। एग्जीक्यूटरी का मतलब काम होना बाकी है, एग्जीक्यूटेड का मतलब काम हो चुका है, तुमने तुम्हारा कर दिया, हमने हमारा कर दिया। क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ तक? कोई भी प्रकार का डाउट? श्योर, ओके, चलिए आगे। अब आता है सेक्शन 2, सब सेक्शन है ऑफर। सबसे पहले लड़की को क्या करने का, सबसे पहले लड़की को क्या किया अपन ने, प्रपोज, विल यू मैरी मी। लड़की को प्रपोज करेंगे तो लड़की क्या बोलेगी,
या तो हाँ बोलेगी या ना बोल देगी। ना बोल देगी तो आगे कॉन्टैक्ट बनेगा ही नहीं, कुछ भी नहीं होगा। हाँ बोल दिया तो उसका एक्सेप्टेंस हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया तो प्रॉमिस हो गया, प्रॉमिस के बाद रेसिप्रोकल प्रॉमिस हो गया, एग्रीमेंट हो गया। ऑफर, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस, एग्रीमेंट, लीगल, कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल, खत्म, नो कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले ऑफर क्या होता है, अभी मेरी बात को ध्यान से सुनना। ऑफर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑफर एग्रीमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट है, इसके बिना एग्रीमेंट हो ही नहीं सकता। ऑफर शुरुआत है, प्रपोजल कहते हैं इसको, तो मैंने बोला ही ना। अब मैंने फॉर एग्जांपल मेरी गाड़ी खरीद ले मेरी गाड़ी, ये ऑफर है? ये ऑफर नहीं, ये ऑर्डर है। ऑफर और ऑर्डर में फर्क है। ऑफर क्या होता है? मुझसे शादी कर ले चुपचाप, ये ऑफर है? ये ऑफर नहीं है। क्या तुम मुझसे शादी करोगे, ये ऑफर है। हाँ, तुमने उसकी बेचारी की हाँ या ना जानना चाहा है। विलिंगनेस होना जरूरी है। विलिंगनेस इज द मेन वर्ड। दस, फॉर अ वैलिड ऑफर द पार्टी मेकिंग इट मस्ट एक्सप्रेस विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग। क्या तुम तुम्हारी गाड़ी मुझे बेचोगे? मैं जानना चाहता हूँ या हाँ या ना बोले, मैं जानना चाहता हूँ। ठीक है। वैन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर पर्सन इज फाइनल। मेरे को तुम्हारी गाड़ी खरीदनी है, मैंने एक बार ऐसा पूछा, क्या तुम बेचने में तैयार हो? तो मैं तुमसे जानना चाहता हूँ, मैं तुमको ऑफर दे रहा हूँ। ठीक है, टू डू समथिंग। अच्छा, एक चीज़ और, मैं जो मैरिज वैरेज का एग्जाम्पल देता हूँ, ऑनलाइन सब जन सुन लेना, ये गलती से भी एग्जाम में लिख के मत आ जाना। ये विल यू मैरी मीन, ये सब लिखना मत, बोले सर ऑफर है ये विल यू मैरी मीन। ये सिर्फ तुमको समझाने के लिए, वो नहीं। तुम ऐसा लिख सकते हो विल यू परचेज माई कार, वो एक तरह का ऑफर है। ऐसे लिख के मैं, सर हमारे सर ने सिखाया था विल यू मैरी मी, वो सिर्फ समझाने के लिए होता है। ठीक है। वैन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर पर्सन, बोले घर पे जाके मम्मी पापा पूछे क्या समझाया, बोले आज सर ने सिखाया लड़की को प्रपोज कैसे करता है। अगले दिन से माँ बाप भेजेंगे ही नहीं। आज सर ने सिखाया, बोले हाउ टू प्रपोज अ गर्ल, इधर गर्ल या तो हाँ बोलेगी ना बोलेगी। अगर तुमने वर्ड टू वर्ड ऐसा घर पे जाके बोल दिया, तुम्हारे पेरेंट्स का मेरे पास कॉल आ जाएगा अगले दिन, सर क्या सिखा रहे हो आप हमारे बच्चों को। तो भाई पहली बात, घर पे जाके ऐसा मत बोलना। अगर बोल भी रहे हो तो फिर पूरा बोलना कि आगे ये भी बोला था सर ने कि ये सिर्फ समझाने के लिए, इसका कोई, वो कहते हैं ना, वो डिस्क्लेमर, ये सिर्फ काल्पनिक बातें हैं, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। सो when one person signifies to another person is fine in willingness to do or to abstain from doing, abstain मतलब मना करना कि भैया तू ये काम मत करना, with the view to obtaining consent, कि उसका कंसेंट हाँ या ना लेना चाहता हूँ। एग्जांपल देता हूँ, मेरी और इसकी ज़मीन आपस में सटी हुई है एकदम। मैं मेरी ज़मीन के बाजू में दीवार खड़ी करना चाहता था, बट ये बोल रहा है कि भैया पेड़ लगा हुआ है, आप दीवार खड़ी करोगे तो पेड़ काटना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि भाई मैं तो ज़मीन तो सॉरी दीवार तो खींचूंगा ही। इसने बोला अगर आप दीवार नहीं बनाते हो तो मैं आपको 5 लाख रुपए दे दूंगा, आप दीवार मत बनाओ। मतलब इसने मुझे किसका पैसा दिया है? काम नहीं करने का पैसा दिया है। ऐसा भी तो हो सकता है ना, हर बार ऐसा थोड़ी काम करने का ही पैसा है, काम नहीं करने का पैसा दिया है। समझ रहे हो? तो ये नॉट टू डू समथिंग वाला है, अब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। ऑफर तो है लेकिन काम नहीं करने का पैसा मिल रहा है तुमको। अगर मैं नहीं करूंगा तो मुझे पैसा मिलेगा, और मैंने कर दिया तो मेरे ऊपर ये केस ठोक देगा, बोले साला तुमको बोला था मत करो तो भी तुमने कर दिया। तो ऑफर सिर्फ यस और मतलब वो नहीं होता है, पॉजिटिव है नेगेटिव नहीं, नेगेटिव भी हो सकता है, वो काम नहीं करने का भी हो सकता है। एन ऑफर इज एन एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस, विलिंगनेस होना जरूरी है। इंटेंशन होना चाहिए कि वो बाइंड हो जाए। जो ऑफर कर रहा है उसे ऑफरर कहते हैं, जो ऑफर ले रहा है उसे ऑफरी कहते हैं। जो ऑफरर, मैं ऑफरर हूँ, क्या तुम मेरी गाड़ी खरीदोगे, मैं ऑफरर हूँ। सामने वाला बोला यस आई विल परचेज योर कार, ऑफरी है। क्लियर है? हाँ मत करो, अभी तो शुरू हुआ है। ठीक है। पार्टीज टू ऑफर, 3 प्रकार की पार्टी, 3 नहीं होती एक्चुअली 2 ही होती है। ऑफरर, मैं ऑफर कर रहा हूँ, ऑफरी जो ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है, और एक्सेप्टर मतलब जो एक्सेप्ट कर रहा है वही होता है। जिसको ऑफर मिला है वो एक्चुअली ऑफर ही है, जो उसको एक्सेप्ट कर रहा है। ये जनरल ऑफर में थोड़ा काम का है। मैंने बाहर बैनर पे लगाया फ्लैट 50% ऑफ इन द फीस, मैं ऑफरर हूँ। पूरी जनता को ऑफर मिला है, तुम सब ऑफर ही हो। उसमें से 2 जने आए हैं जिन्होंने एक्सेप्ट किया है, तो ये 2 ही एक्सेप्टर हुए। बट मैंने इसी को ऑफर किया तो यही ऑफर ही है और यही एक्सेप्टर है। समझ रहे हो? 2 पार्टी होती है, विलिंगनेस होना जरूरी है। असेंट मतलब हाँ या ना बोलो मुझे, और बोथ पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। अब आता है कितने प्रकार के ऑफर होते हैं दुनिया में? 5 प्रकार के ऑफर होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं?
5 प्रकार के, कितने प्रकार के? 5 प्रकार के, SC सुप्रीम कोर्ट जी, ये से याद रखने के लिए बोल रहा हूं। SC जी। S स्टैंडिंग ऑफर, C काउंटर ऑफर, S स्पेसिफिक ऑफर, C क्रॉस ऑफर, और G का मतलब होता है जनरल ऑफर। 5 के 5 ऑफर मैंने लर्न करवा दिए तुमको एग्जाम में, ताकि बोलो नहीं SC जैसे CFNOC करवाया, FTPIC करवाया, ऐसे मैं धीरे धीरे पूरा तुमको लर्न करवा दूंगा। सेक्शन भी सारी लर्न करवा दूंगा, केस लॉ भी सारे लर्न करवा दूंगा। तुमको ऐसा होगा ही नहीं कि सर हम भूल गए, सब याद आ जाएगा तुमको। जनरल ऑफर क्या होता है पहले वो समझते जल्दी फटाफट। जनरल मतलब आम जनता को जब तुमने ऑफर दिया उसे जनरल ऑफर कहते हैं। क्या बोला मैंने? आम जनता को जब तुमने ऑफर दिया उसे जनरल ऑफर कहते हैं। मैंने ऐसा बोर्ड लगाया, मैंने कहा फ्लैट 50% ऑफ इन द फीस, ऑफर वैलिड टिल 31 मार्च। ये भाई आए मेरे पास, बोले सर आपने फ्लैट 50% ऑफ इन द फीस बोला है, मेरे को लेने का है ऑफर। मैंने कहा नहीं वो तुम्हारे लिए नहीं, वो तो एक्चुअली वो जो भी टोपी पहन के आएगा उसके लिए ही है, जो भी ब्लैक कलर की वो कैप पहन के आएगा उसी के लिए। फिर ये आया, बोले सर मेरे को वो 50% ऑफ, बोले नहीं वो लड़कों के लिए ही नहीं, वो लड़कियों के लिए है। वो लड़की आई, फिर मैं अरे मैं वो लड़कियों के लिए नहीं है, वो एक्चुअली वो तो जो मोटी मोटी लड़कियाँ उनके लिए ही है। ऐसा चलेगा? मैंने कहीं भी मेंशन किया था ऐसा, ये जो मैं बोल रहा हूँ कहीं भी मेंशन किया तो जनरल ऑफर कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, एनीवन, एंड आई कैनॉट से हाउएवर इफ आई मेंशन कि लिमिटेड अप टू 30 सीट्स, लिमिटेड अप टू 50 सीट्स, तो बात अलग है, तो मैं बोल दूंगा भाई 50 सीट हो गई है, बट मैंने कहीं बोला ही नहीं, तो आई विल हैव टू गिव। जनरल ऑफर का मतलब होता है एनीवन फ्रॉम द पब्लिक कैन एक्सेप्ट। जनरल ऑफर का मतलब होता है पब्लिक एट अ लार्ज को जब आप ऑफर देते हो, क्या बोला? पब्लिक एट अ लार्ज को जब आप ऑफर देते हो तो जनरल ऑफर बोला जाता है। क्या बोला? वर्ड पब्लिक एट लार्ज, क्या बोला? याद रखने का, जब ऑफर पब्लिक एट लार्ज को दिया जाता है और उनमें से कोई भी बंदा एनीवन एक्सेप्ट कर सकता है और तुमको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ऑफर का आंसर तुमको उसको देना पड़ेगा, तुम मना नहीं कर सकते। इसके अंदर एक मेन केस लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ था, वो है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल एंड कंपनी। बहुत इंपॉर्टेंट है। मिसेस कार्लिल थी और कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी था, नाम है इस कंपनी का। हुआ ये था, कंपनी ने एक पेपर में ऐड डलवाया, बोले हमारी गोली खाने के बाद अगर किसी को भी फ्लू हो गया तो कंपनी उसको 100 यूरोज देगी। हमारी गोली खाने के बाद भी अगर किसी को फ्लू हो गया तो कंपनी उसे 100 यूरो देगी। ऐसे ही एडवर्टीजमेंट चलाया उन्होंने, तो बोले कौन आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है, ऐसे ही एडवर्टीजमेंट चला दिया ताकि मार्केट में नाम वाम हो जाए थोड़ा कि कितनी बढ़िया गोली होगी इनकी, इतनी गारंटी ले रहे हो लोग। और 1893 में 100 यूरो थे, सोचो कितनी बड़ी अमाउंट थी उस वक्त के हिसाब से, बहुत बड़ी अमाउंट हो गई। कार्लिल जी पहुंच गए वहाँ पे, मिसेस कार्लिल पहुंच गई, बोले सर आपने बोला था गोली खाऊंगे फ्लू हो गया तो पैसा मिलेगा, देखो मैंने गोली भी खाई तो भी मेरे को फ्लू हो गया, लाओ पैसा। कंपनी बोला अरे मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ, मैंने आपको कब बोला था? बोले तुमने ऐड डलवाया ना, बोले वो ऐड तो मैंने ऐसे ही डलवाया, टाइम पास कर रहा था मैं, वो तो ऐड मैंने ऐसे ही डलवा दिया था। बोले तुमने ऐड डलवाया, जनरल पब्लिक का डलवाया, मैं जनरल पब्लिक हूँ, मैं कोई भी एक्सेप्ट कर सकती हूँ, मैंने कर लिया, लाओ पैसा दे दो। नहीं दिया कंपनी ने, वो लेके कोर्ट में पहुँच गई, बोले देख लो सर 100 यूरो बोला था, दे ही नहीं रहे पैसा। कोर्ट में डिसाइड हुआ कंपनी को पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी ने जनरल ऑफर निकाला था, कोई भी उसका एक्सेप्ट कर सकता है। फ्लिपकार्ट के पास आप गए, फ्लिपकार्ट ने ऑफर निकाला है, प्राइस स्टार्ट्स फ्रॉम ₹30,000। आईफोन 17 का फोटो लगाया, प्राइस स्टार्ट्स फ्रॉम, वो अलग चीज़ हो गई, वो इनविटेशन टू ऑफर है, वो आगे आएगा, बहुत डिटेल में आएगा। फिलहाल इतना समझ लो, कोई भी इंसान जब जनरल ऑफर लगाता है तो एनीवन कैन एक्सेप्ट इट, एनीवन इन द पब्लिक कैन एक्सेप्ट इट। ठीक है, मैंने फॉर एग्जांपल के तौर पे रील चलाई, मैंने बोला कोई भी बच्चा अगर ये रील देख के आएगा उसको 10% फ्लैट ऑफ दूंगा मैं फीस के अंदर। एक मिनट, मैंने बैठ जा भाई, मैंने फॉर एग्जांपल के तौर पे एक रील चलाई, मैंने कहा कोई भी ये रील देख के आएगा उसको फ्लैट 10% ऑफ में दूंगा। तुम वो रील का रेफरेंस ने क्या है, बोले सर लाओ 10% देना पड़ेगा भाई, बोला है मैंने, बोला है तो देना ही पड़ेगा पैसा, तो मेरे को मना थोड़ी कर सकता हूँ तुमको मैं।
ठीक है, यहाँ तक याद रहेगा, जनरल ऑफर पब्लिक एट लार्ज होती है। बस आज इतना ही रखेंगे, बाकी का अगले लेक्चर के अंदर करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और एजे क्लासेस को यूँ ही फॉलो करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए।